डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इकोसिस्टम की। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 30 जो कि है हमारे पास वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन के बारे में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे पास इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या थे, तो उसी समय हमने क्या किया था कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट फैक्टर पढ़े थे कि इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, इनके कॉज क्या होते हैं, इन इफेक्ट क्या होते हैं और इनके प्रिवेंशन मेथड क्या होते हैं। आज जब हम बात करेंगे वो वाटर पोल्यूशन में वाटर क्वालिटी की बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वाटर क्वालिटी। ये वाटर के अंदर ही ये चैप्टर है। तो वाटर क्वालिटी क्या होती है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, रिच है, बहुत ही रिच है। किस टर्म्स में? वाटर रिसोर्सेज के टर्म में, कि इंडिया में वाटर की जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। इंडिया में बहुत वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अब किस टर्म्स में है ये जो वाटर रिसोर्स है, ये क्या है? सरफेस वाटर की भी बात कर रहे हैं हम और ग्राउंड वाटर की भी बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ग्राउंड वाटर के अंदर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। सरफेस पे क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास सी हैं और फ्रोजन वाटर हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सरफेस पे वाटर हैं। अब ये जो अवेलेबल होते हैं जो वाटर, वो दोनों मेजर सोर्स में होते हैं, या तो सरफेस पे होंगे या फिर ग्राउंड में होंगे। जो ज़मीन के नीचे होंगे उनको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर होंगे उनको, या लैंड के ऊपर होंगे उनको सरफेस वाटर बोलते हैं। अब इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो क्या होता है, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि लेक्स में होते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर रिजर्वायर्स, जो डैम्स में जो पानी स्टोर करके रखते हैं उनको रिजर्वायर्स बोलते हैं। इनके अलावा कुछ फ्रेश वाटर वेटलैंड भी होते हैं, जैसे कि कुछ झील इतनी भी अच्छी होंगी कि जहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर के जैसे पानी मिलेगा। अब इनका जो सरफेस वाटर का जो सोर्स है, ये पानी आता कहाँ है, तो मेन जो सोर्स होता है वो क्या होता है, रेन। या तो रेन के थ्रू आएगा या फिर कहीं से ये ग्लेशियर क्या करेगा, मेल्ट करेगा, तो वहाँ से आएगा। अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, अर्थ के सरफेस में चट्टानों के बीच में दबा होता है। अब ये चट्टानों के बीच में जहाँ भी खाली स्थान होगा वहाँ पे क्या होगा, ये पानी वहाँ पे क्या होता है, दबा होता है। इसके अलावा हमारे पास सरफेस पे सी वाटर भी होता है, और हमें ये भी पता है कि जो अर्थ है उसका 97% पार्ट क्या है, ओशियन से भरा पड़ा है। अब जो ये ओशियन के वाटर होते हैं, इनमें क्या होती है, साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको सेलाइन वाटर भी बोलते हैं। इनके अलावा हमें कहीं फ्रोजन वाटर भी दिखने को मिलता है। फ्रोजन वाटर क्या होते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ग्लेशियर में जितने भी बर्फ़ में आइस कैप्स होते हैं, इनको क्या हम बोला जाता है, फ्रोजन वाटर बोला जाता है। और ये अबाउट 1.8% होता है अर्थ के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है ये है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स की। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पे जाके उसमें कंपनियों का इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जाता है रिवर में, वो क्या करेगा, इसको पोल्यूट करेगा। रिवर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ दूरी चलने के बाद क्या होता है, ये रिवर क्या हो जाती है, अपने आप साफ़ होने लगती है। तो इस ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी कहलाती है, किसकी, रिवर्स की। अब होता कैसे है कि जितने भी हमारे पास रिवर्स होते हैं, उन रिवर्स में क्या होते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर आया उसको क्या करेगा, ये डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज करने के बाद क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। किसकी हेल्प से? जब हमने इक्वेशन पढ़ते हैं वाटर का क्या होता है, H2O, तो जो इसमें ऑक्सीजन है उस डिजॉल्व ऑक्सीजन के चलते क्या करेगा, ये उस ऑक्सीजन के रिएक्शन करके ये क्या करेगा, उसको नॉन हार्मफुल में बदल देगा। हार्मफुल भी रहेगा तो उसको डिकम्पोज करके विदाउट हार्मफुल में बदल देगा। और इस जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको क्या किया, नॉन हार्मफुल में लिक्विड में बदल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। फिर ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पानी मूव करता है वो सरफेस पे आएगा और एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि जो हमारे पास रिवर है उसकी हेल्थ क्या होती है, मेंटेनेंस रहती है। मीन्स कि अगर पॉल्यूट भी हुआ तो कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, कुछ दूरी आगे जाने के बाद वो क्या हो जाती है, कुछ क्लीन हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है, रिवर की होती है। ये प्रॉपर्टी कभी भी हमारे पास स्टैंडिंग वाटर, जैसे हमारे पास पॉन्ड हुआ या फिर लेक हुआ, उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास पानी क्या हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। और जैसे हमने ये देखा होगा कि अगर पानी फ्लो भी होता है तो क्या होता है कि पानी हमेशा टर्बुलेंस में होता है, कि नीचे के पार्ट्स क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर के पार्ट्स नीचे आते हैं। तो जो नीचे हमारे पास अगर गंदगी भी है, नीचे हमारे पास पोल्यूटेड वाटर है, तो जैसे वो क्या होगा, ऊपर आएगा, एटमॉस्फेयर के साथ संपर्क होगा, तो क्या होगा, उसमें एरिएशन हो जाता है। एरिएशन क्या होता है,
एयरेशन होता है। एयरेशन में क्या होता है कि एयरेशन में जो हमारे पास जितने भी फाउल गैसेज होती हैं वो क्या होंगी, डायरेक्ट एयर के कंटेक्ट में आएगी और एयर के कंटेक्ट में आते से उसमें फाउल गैस रिमूव हो जाती है और बदबू वहाँ से रिमूव हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि हमारे पास जितने भी वाटर क्वालिटी, हम ड्रिंकिंग पर्पज़ की बात कर रहे हैं या फिर जो पानी पी रहे हैं वो क्या उस क्वालिटी का है जिस क्वालिटी का हमें पीना चाहिए। अब तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको बोला गया वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये क्या मेंटेन करेगा, वाटर की क्वालिटी के बेस पे क्या होता है, एक प्रोग्राम बनाया गया था और उस प्रोग्राम किसके थ्रू हुआ था, क्लीन वाटर एक्ट। जो हमने वाटर एक्ट पढ़ा था उसी वाटर में ये भी आया था कि वाटर जो एक्ट होता था क्लीन वाटर एक्ट, उसी के प्रोग्राम में ये क्या, उसी टाइम पे जब एक्ट पास हुआ था तो ये हुआ था कि जो पीपल तक पानी पहुंचाएंगे उनकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गंदा पानी लोगों तक पहुंचा दिए वो बीमार होकर मर गए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया गया। अब ये क्या होता है कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या इट इज़ डिफाइंड एज गोल। किसके लिए गोल है, कि जो हमारे पास वाटर बॉडी है, जितनी भी हमारे पास वाटर बॉडी है, पानी के जो स्रोत हैं उनको डिजाइन करने के लिए कि कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए, किस लिए, ताकि उनको प्रोटेक्ट भी करके यूजर तक पहुंचा सकें। तो ये होता है वाटर क्वालिटी। अगर वो वाटर क्वालिटी जिस पैरामीटर पे हम मेजर कर रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हार्डनेस, तो अगर हार्डनेस आपने जाना हुआ टर्म्स है आपके लिए, अगर हार्डनेस होता है तो क्या होता है, पानी हमारे पास हानिकारक होता है, वो उसको ड्रिंकिंग भी नहीं कर सकते और ना ही उससे कपड़े धो सकते हैं। तो उसकी भी क्या है, एक सर्टेन लिमिट है। ऐसा नहीं है कि कितना भी हार्डनेस रहेगा तो हम पानी क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितनी लिमिट है और वो लिमिट कौन डिसाइड करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये क्या क्या था, उस समय क्या था, वाटर बॉडी को डिजाइन करते थे, उसकी क्राइटेरिया देखते थे। अब ये जो स्टैंडर्ड होता है ये क्या होता है, वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी होता है। अगर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगा कि कैसे कैसे हम उस चीज़ को क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये भी है कि जो हमारे पास इसका स्टैंडर्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे करेंगे कि जैसे अगर हम हार्डनेस की बात करें तो डिफरेंट क्या करते थे, हम पोगलेंट यूज़ करके उसकी हार्डनेस को या डिफरेंट हम क्या करते हैं, केमिकल्स यूज करके हम उस चीज़ को रिमूव कर सकते थे, हार्डनेस को। तो इसके लिए भी हमने डिफरेंट मेथड पढ़े होंगे आप लोगों ने, जैसे लाइम सोडा मेथड होता है या फिर हम उसमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट यूज करते हैं। अब ये जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड था ये कौन डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको ISI बोलते हैं। सेकेंड है WHO, आप लोगों को भली बात ही परिचित होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ साइंस। उसके अलावा है मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग। और नेक्स्ट है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट। तो ये क्या है, अलग अलग ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते हैं कि हमारा जो वाटर क्वालिटी है उस पर रिसर्च करेंगे और टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि कितनी क्वालिटी तक हम वाटर पी सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, ये उनकी कुछ लिमिट है, WHO की कुछ लिमिट है, ISI की है, या फिर हम यहाँ पर बात करें तो नेशनल ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट है। तो यहाँ पर क्या है, हर जो हमारे पास रिसोर्सेज ने, जो हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग दिया है कि लिमिट। जैसे हम बात करें कलर की, तो जो कलर होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग 50 से और 5 से लेकर 50 तक भी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि 2 लिमिट है, एक हमारे पास है डिजायरेबल लिमिट और एक परमिजिबल लिमिट। अब यहाँ पे इन दोनों का मतलब जानना जरूरी होता है। एक होता है हमारे पास डिजायरेबल लिमिट, कि जो हम पानी पी रहे हैं उसमें कितनी इसकी क्या है रिक्वायरमेंट है या क्या कितनी तक, और एक है डिजायरेबल में कि हमारे पास पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है कि हमारे पास परमिशिबल लिमिट, कि अगर इस लिमिट को क्या कर रहा है, वो जो यूनिट है, जैसे कलर की बात करें, अगर इस 50 जो PCU है उसको अगर वो क्रॉस कर दे रहा है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। परमिजिबल है मीन्स ये लास्ट लिमिट है उसकी, इससे ज़्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते। जबकि डिजायरेबल में क्या होती है, मिनिमम लिमिट होती है कि इससे क्या होता है वो स्टार्ट होता है, और जो परमिजिबल है इससे ज़्यादा हम उसमें यूज नहीं कर सकते। अब ISI के लिए अलग है, 5 से लेकर 25 तक है, और हमारे पास जो हमारे पास नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए 5 to
25 है। और जो इसकी यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, HZ, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको पढ़ते हैं HAZEN। जो हमारे पास कलर मेजर करने की यूनिट होती है वो कलर मेजर किया जाता है, यूनिट का नाम है हेजन, HAZEN, शॉर्ट फॉर्म में उसको HZ लिखते हैं। अब जो ये कलर होता है, ये कलर मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं टिंटोमीटर। ये हमारे पास जो इक्विपमेंट होगा उसका नाम होता है टिंटोमीटर। अब उस टिंटोमीटर का यूज करके क्या करेंगे, हम कलर को मेजर किया जाता है। अब जो टिंटोमीटर होता है इससे क्या होगा, कलर मेजर किया जाएगा। तो हमने क्या किया, कलर मेजर कर दिया। अगर इस रेंज में है जो हमारे पास अलग अलग हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन दिया है, अगर उस रेंज में है तो हम क्या करेंगे, उस वाटर का ड्रिंक करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे हम बात करेंगे टर्बिडिटी क्या होता है, मटमैलापन की पानी कितना धुंधलापन दिख रहा है, तो उसको कहाँ से मेजर करते हैं, या तो NTU में मेजर करते हैं, नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट, या फिर JTU कि जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट या नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। कैसे मेजर करेंगे, अगर नेफ्लोमीटर से मेजर करेंगे तो NTU में आएगा, और जैक्सन मीटर से यूज़ करेंगे तो JTU में आएगा। तो इसकी भी लिमिट क्या होती है, 5 से 25 होती है नॉर्मली, कहीं कहीं 5 से 10 भी मिलेगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा हम बात करें TDS की कि अगर हम जो वाटर ड्रिंक करें उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, तो हमारे पास WHO ने 500 से 1500 के बीच में रेंज बताया, और कहीं कहीं पे 500 से 2000 के बीच में देखने को मिलता है। तो ये किस में मेजर होता है, TDS PPM क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को बोलते हैं क्या, mg पर लीटर। तो या तो mg पर लीटर में हम मेजर कर लें या फिर पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलर हमारे पास pH होना चाहिए कि जो हम ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं उसका pH अलग अलग, यहाँ पर रेंज दिख रहा है हमारे पास कहाँ है कि मिनिमम यहाँ पे दिख रहा है 6.5 और मैक्स यहाँ पे क्या है 9.2 तक। तो हमारे पास अलग अलग रेंज है कि हमारे पास WHO ने अलग रेंज दी है और हमारे पास। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन स्टैंडर्ड में मोस्टली हम क्या करते हैं, ISI का यूज करते हैं। और जहाँ पे अगर हमारे पास अलग अलग इसके लिए अलग अलग कोड भी है, तो हम इंडिया में जो मोस्टली यूज होता है ISI का यूज होता है। अगर जहाँ पे कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम WHO और नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट का भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे हमारे पास हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस की भी लिमिट कितनी है, कहीं कहीं 300 से 600 है, कहीं कहीं 100 से 500 है। तो इसी की रेंज के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको कॉज फॉर रिजेक्शन, कि वो क्या होगा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका यूज नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि ये अलग अलग पैरामीटर हैं। इसमें जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, वो या तो कलर होगा, टेस्ट होगा, टर्बिडिटी होगा, TDS होगा, pH होगा, हार्डनेस होगा। बाकी जो ये नीचे के हैं इसमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बस फिर भी आप एक बार देख लेना। अब ये जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ की जो हम ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड बना रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये वाटर क्वालिटी अच्छी होगी, इसके रीज़न है कि जो ये स्टैंडर्ड है अगर इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इनका जो हमारे पास स्टैंडर्ड अच्छा रहा तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे प्रोटेक्ट करने में, किसका, वाटर का। और ये क्या करेंगे, जो इसकी क्वालिटी है उसकी भी। और इसके चलते जितने भी हमारे पास सरफेस वाटर हैं जो अर्थ के ऊपर लाई कर रहे हैं सरफेस वाटर, उनकी भी क्वालिटी और क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, अच्छी से चेक हो जाएगी और प्रोटेक्ट होगा उसका, किसका, जो हमारे पास सरफेस वाटर है। और यही रिक्वायरमेंट किसकी थी, क्लीन वाटर एक्ट। क्लीन वाटर एक्ट क्या कहता था, कि जो क्लीन वाटर एक्ट कहता था कि हर पर्सन को जो वाटर मिले वो क्लीन वाटर मिले। इतनी बातें क्लियर है। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अभी हमने बात कर रही थी कि हमारे पास वाटर आया कितने, जब हमने क्लास का डिस्कशन किया था और हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, जब हमारे पास फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो उस समय हमने ये इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि जितना भी हमारे पास जो वाटर होता है, अब वाटर के लिए हमारे पास क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड बनाए गए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग हर पर्सन की जो डिमांड होती है पर डे वो क्या होती है, 135 से लेके 225 लीटर LPCD, मतलब लीटर पर कैपिटल डिमांड। मीन्स क्या है कि लीटर 135 से लेके 225 लीटर पर कैपिटल का मीन्स पर्सन डिमांड, कि एक दिन में 135 से लेके 225 के बीच में एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटी।
अब ये 135 से 225 के बीच में वेरी क्यों करता है, इसके पीछे भी रीज़न है। ये डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर के, जैसे कि हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन कि ठंडियों में पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड कि हमारे पास अगर लो लिविंग है, जिससे हमारे पास मजदूर हैं तो उनके पास पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन जो हमारे पास अमीर लोग होते हैं उनके पास गाड़ियाँ भी होती है तो उनके धोने के भी होता है, पार्किंग स्पेस भी होता है तो उनकी साफ़ सफाई के लिए भी क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है पानी की। इसके अलावा वाटर की सप्लाई की, अगर हमारे पास इंटरमीडिएट सप्लाई है, मतलब रुक रुक के किसी 4 घंटे आ रहा है, फिर रुका हुआ है, फिर 4 घंटे आ रहा है, तो उस केस में वाटर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई है तो लोग उसका यूज करना कम कर मीन्स उसका मिसयूज ज़्यादा करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वाटर की डिमांड बढ़ जाती है। ये जो वैल्यू आ रही है 135 से लेके 225, ये पर पर्सन है, और ये पर पर्सन के मीन्स ऐसा नहीं है कि वो हर एक पर्सन की एसेंशियल, ये क्या है कि इंडिया का एक एवरेज वैल्यू है। ऐसा नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं इतना ही वाटर पर डे यूज कर रहा है तो नहीं है, कोई इससे ज़्यादा भी करता है, कोई इससे कम भी करता है। तो जो ये वैल्यू आ रही है 135 से लेकर 225, ये क्या है, एन एवरेज है। अब हमने ये पढ़ लिया इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट के बाद हम ये डिस्कशन करते हैं कि ये तो हमारे पास जितना भी वाटर आया, जितने भी वाटर की रिक्वायरमेंट आई, तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उस वाटर का 80% वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। जितने भी हमारे पास पानी आता है उस पानी का 80% जो हमारे पास वाटर होता है वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। जैसे किचन में नहाने के बाद पानी क्या हो गया, वेस्ट हो गया, लेकिन यूज़ तो पर्सन नहीं किया। सिमिलर अलग अलग जगह पे हमारे पास ये क्या होते हैं, 80% वेस्ट होते हैं। अगर किसी सपोज कि एक पर्सन की डिमांड मैंने कितनी बताई, 135 से लेकर 225 लीटर पर पर्सन पर डे। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख भी है तो पर डे उस सिटी में कितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट हो गई वाटर की, तो अप्रॉक्सीमेट 135 लाख लीटर पर डे रिक्वायरमेंट है, और इसका 80% हमारे पास क्या होगा, वेस्ट होगा। तो क्या हम अगर उसको प्रॉपर वे में डील नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, हर जगह पे नालियों में जल जमा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बनाया गया था, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट, कि हम उस जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको अगर अच्छे से मैनेजमेंट ना करें तो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन के साथ साथ वो डिफरेंट बीमारियां पैदा करेंगी, हर जगह पे जल जमाव की स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या बनाया गया था, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बनाया गया था। अब हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे पास वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका क्या करना, मैनेजमेंट करना, ताकि क्या हो सके, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके। किससे, जितने भी इसके इल इफेक्ट हैं, जो इसकी हमारे पास हानिकारक प्रभाव पड़ने वाले थे उस वेस्ट वाटर का, उससे क्या हो सके, बचाव हो सके। अब जो वेस्ट वाटर जनरली कहाँ से जनरली, अगर घरों में बात करें तो किचन से होते हैं, बाथरूम से होते हैं, टॉयलेट से होते हैं, वॉशिंग एरिया से होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास घरों की बात हो रही है, मोस्टली क्या होते हैं, वेस्ट वाटर जनरेट होते हैं। अब इसके मैनेजमेंट में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, तो ये हमारे पास ओनली 4 प्रोसीजर हैं। जहाँ ये हमारे पास क्या है, अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अभी तक पढ़ा, उसमें से जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब इसका हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट करेंगे कैसे, तो 4 स्टेप आ रहे हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या, कलेक्शन ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर, अभी हम वेस्ट वाटर की बात करें। दूसरा कन्वेंस ऑफ वेस्ट वाटर, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, और फोर्थ है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। एक एक करके बात करते हैं। कलेक्शन मीन्स यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे पास वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, कोई वेस्ट किचन से आ रहा है, कोई बाथरूम से आ रहा है, कोई टॉयलेट से आ रहा है, कोई वॉशिंग एरिया से आ रहा है, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि होम के बाहर, घर के बाहर क्या करेंगे, सारे वेस्ट वाटर को क्या कर, जहाँ पे भी जनरेट हो रहे हैं उसको कलेक्ट करना है। मीन्स कलेक्शन तो आप लोगों को पता है कि कलेक्शन का मीन्स क्या है, सारे वाटर को क्या करें, कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो कलेक्शन किस टर्म्स में कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, जहाँ से ये जनरेट हो रहा है, जितने भी वेस्ट हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, और वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, मेनली किचन से हो रहे हैं, बाथरूम से हो रहे हैं। तो इस वेस्ट को क्या करें, पाइपलाइन के थ्रू क्या करेंगे, एक जगह पे घर के बाहर कहीं मेन पाइप में क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे। तो सारे वेस्ट क्या होंगे, मेन पाइप के थ्रू आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारे पास किचन से जो वाटर आएगा उसमें क्या होगी, ऑयल की मात्रा ज़्यादा होगी, और जो बाथरूम से आएंगे वहाँ पे वॉशिंग पाउडर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, डिटर्जेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अब दूसरा जो हमने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया, सारे कनेक्ट करके घर के पूरा जो हमारे पास वेस्ट वाटर हुआ वो एक पाइपलाइन के थ्रू मेन दरवाजे, मतलब मीन्स घर के बाहर आ गया। तो घर के बाहर उसको आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वे करेंगे।
कन्वे का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो हमने क्या किया कि जितने भी घर थे उस घर से क्या किया, कलेक्ट कर लिया इंडिविजुअली, जो था हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड था, हर घर था, उसके घर के बाहर क्या किया, एक मेन पाइप लगा के सबको कलेक्ट कर लिया। अब ये घर के बाहर तक तो वो वेस्ट वाटर कलेक्ट हो गया, उसको क्या करना है, कन्वे करना है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना है। और पहुंचाना कहाँ तक है, तो उसको पहुंचाना है ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो ये किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, जितने भी आप लोगों ने देखा होगा सीवर लाइंस, जो हमारे पास जितने भी होते हैं सीवर लाइन जो घर के बाहर से जाते हैं, वो क्या कहाँ तक क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक उस वाटर को कलेक्ट करते हैं, जिसको जनरली टर्म्स में गटर्स बोलते हैं। तो ये जो गटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वे करते हैं वाटर को। अब की जैसे क्या होगा, देख ही लेते हैं यहाँ पे, जो डोमेस्टिक वाटर होता है ये क्या होता है, पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट चैम्बर बनाए गए हैं, और फिर मेन पाइपलाइन होती है, फिर म्यूनसिपलिटी, या ये कौन बनाए गई है, मेन पाइपलाइन है जो रोड के बीच में गटर्स हैं या नालियाँ, कौन बनाता है, म्यूनसिपैलिटीज़ बनाती हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो ये क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह से ले जाके पहुँचा देंगे। पहला स्टेप क्लियर हुआ कि हमने क्या किया, हाउस होल्ड में अलग अलग जगह से, जैसे किचन से जो वेस्ट जनरेट हुआ या फिर वॉशरूम से जनरेट हुआ, तो उसको पाइप के थ्रू एक जगह पे एक मेन पाइप में कनेक्ट कर दिया। दूसरी बात जो हमने क्या किया, उसको कन्वे कर दिया कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम किसके थ्रू करेंगे, गटर्स के थ्रू। अब वो कहाँ पहुँच गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँच गया। अब जो ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा, उसकी ट्रीटमेंट होगी। अब ट्रीटमेंट प्लांट में भी ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट के बाद जो फोर्थ स्टेप था हमारे पास, वो फोर्थ स्टेप क्या है, डिस्पोजल। कि ट्रीटमेंट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, आसपास की कोई वाटर बॉडीज है, अब ये ट्रीटमेंट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा डिस्पोजल करना है, अभी जो हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ा कितने तक आ जाएगा, तो क्या करेंगे, हम उसको भेज देंगे आसपास की कोई वाटर बॉडी में। अदरवाइज अगर वो ऐसे ही भेज दिया गया वेस्ट को, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे भी क्या करेंगे, अगर ज़मीन पे पड़े तो ज़मीन को क्या करेंगे, बंजर बना देंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट जब जैसे ही कंप्लीट हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। तो बात आती है कि अब ट्रीटमेंट करेंगे कैसे। तो ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। जो पूरा ट्रीटमेंट है उसका मेन एम क्या होता है कि वेस्ट वाटर को में जितने भी हमारे पास कंटामिनेंट आ रहे हैं, जितने भी वहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट हैं, उसको क्या करना है, रिमूव करना, जो हानिकारक है। अब ये हमारे पास 4 जो हमारे पास हैं स्टेप्स में ही क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। पहला क्या है, प्रिलिमिनरी, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये 4 तरह के ट्रीटमेंट, 4 लेवल पे ट्रीटमेंट करने के बाद हम इसको डिस्पोज करते हैं। 4 लेवल में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब जो हमारे पास वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, गटर्स का जो साइज़ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ हमारे पास जैसे पॉलीथीन भी आ गए, कुछ हमारे पास फ्लोटिंग एलिमेंट्स भी आ गए। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जो फिजिकली दिख रहे हैं, जो उस वेस्ट वाटर में फिजिकली दिख रहे हैं, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये पहला क्या है कि ये कंटामिनेंट है, जिसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं, जो फिजिकली फैक्टर्स होते हैं, इसी को हमने क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोला जाता है फिजिकल। मीन्स ये फिजिकल रिमूव करेगा कि जितने हमारे फैक्टर दिखने वाले हैं उनको फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। जैसे सॉलिड्स हो गए, कोई फ्लोटिंग एलिमेंट हो गए, कहीं पॉलीथीन्स हो गई, तो अलग अलग शेप और साइज़ के होंगे, तो उनको क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। कैसे करेंगे ये आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास होता है किस मेनली क्या क्या रिमूव होगा, सस्पेंडेड सॉलिड होगा, कलर रिमूव हो जाएगा, अडर रिमूव हो जाएगा। अडर मीन्स डिफरेंट बदबू जो होती हैं कैसे जो हो। और इसके अलावा भी जितने भी कंसर्न हैं वेस्ट वाटर में, वो भी डोमेस्टिक में आए हुए हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, तो ये डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो ट्रीटमेंट में पहली यूनिट होती है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग को हम लोग या तो स्क्रीन पढ़ लें या फिर मेस बोल दें, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं जाल। अब होता क्या है ये कि जो जैसे जैसे हम सपोज करें कि हम यहाँ पे कि ये वाटर आ रहा है, इधर से क्या हो रहा है, पूरा वाटर आ रहा है, तो हम इस वाटर के परपेंडिकुलर, पानी का फ्लो इधर है तो हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट बार्स लगा देंगे। अब बार कैसे रहेंगे, जैसे हम बार बना ले तो ऐसे हमारे पास सरिया होंगे, तो हम क्या करेंगे, सरिये की अलग अलग साइज पे क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, ये जो हमारे पास होते हैं, ये जो बार होते हैं, जो सरिया होती है, इसको स्क्रीन बोला जाता है। अब ये स्क्रीन का काम क्या होगा कि जैसे ही वो पानी इसके थ्रू जा रहा है, जो पानी कहाँ से पास होगा, स्क्रीन के थ्रू पास होगा, तो जो स्क्रीनिंग में जो फ्लोटिंग एलिमेंट होंगे या बड़े बड़े जो साइज़ के कंकड़ पत्थर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे छन जाएंगे। जैसे हम जो छन्नी का यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो चाय पत्ती होती है उसको क्या करता है, स्क्रीन कर देता है। वही काम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े बड़े एलिमेंट को ये क्या करेगा, स्क्रीन कर देगा।
अब इस उसमें क्या कौन से बड़े, जैसे हमारे पास कोई ट्री का टुकड़ा आ गया, कोई फ्लोटिंग मैटर आ गया, कोई पॉलीथीन आ गया, या कोई डेब्रीज हो गए। डेब्रीज क्या होता है, जनरली हमारे पास कोई कूड़ा करकट आ गया। जो स्क्रीन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, या तो कोर्स स्क्रीन और या फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन मीन्स जिनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, बड़े वाले को कोर्स बोलते हैं और छोटे वाले को फाइन बोलते हैं। अब साइज कैसे पता चलेगा, जैसे ये स्क्रीन थी, एक सरिया यहाँ लगी, दूसरी सरिया यहाँ लगी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसके बेसिस पे ये मेजर किया जाता है। अगर हमारे पास फाइन स्क्रीन है तो कितनी होगा, 10 to 20 mm होगा, और यहाँ पे अगर फोर्स है तो 20 to 60 mm होगा। तो ये हमारे पास होते हैं स्क्रीन। इसके बाद जो सेकेंड होते हैं वो क्या होते हैं, कुमुलेटर या शेल्डर। ये जो शेडर्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, हर जगह रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये क्या करेंगे कि अगर कोई हमारे पास स्क्रीन से भी पास हो गया, लेकिन वो क्या होगा, जो उसमें टुकड़े हैं वो बड़े बड़े हैं, तो वो क्या करेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, कट करने का काम करेगा। तो वो होता है हमारे पास क्यूमुलेटर्स जो होते हैं, कुमुलेटर्स। ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता कि ये हर जगह पे होगा ही होगा। इसके बाद आते हैं ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर में हम क्या करते हैं, ग्रिट चैम्बर एक ऐसा चैम्बर होता है जिसको सेडिमेंटेशन बेसिन भी बोला जाता है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि बस ये क्या करते हैं, एक बॉक्स बना के छोड़ देते हैं, अब पानी को धीरे से पास कराया जाता है। अब पानी को धीरे से पास कराया जाएगा तो जो भारी भारी एलिमेंट हैं, जैसे पानी गटर से पास हो गया है तो हो सकता है आसपास की जो दीवारें थी, जो गटर्स की थी, उससे क्या होगा कि वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े भी ले आया, कहीं से रेत अपने साथ बहा के लाया। तो क्या करेंगे, जब स्पीड कम करेंगे, इसमें पानी का फ्लो कम करेंगे, तो जो कंकड़ पत्थर और रेत के टुकड़े हैं वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बेसिन। यहाँ पे हमने कोई अभी तक कोई एडिशनल मटेरियल नहीं किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रिट चैम्बर। और जो स्पीड होती है वो जनरली कितनी होगी, 0.3 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रखते हैं। अब इससे क्या होगा कि जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर हैं, मीन्स जो हमारे पास फिजिकल मैटर है, उसको क्या हो जाएंगे, वो वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे ग्रिट चैम्बर में। अब हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जो कि यहाँ से आप लोग केमिस्ट्री में जो पढ़े होंगे वो दोबारा उस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि एक टैंक होता है जिसमें क्या करते हैं, वाटर के जो पानी है उसको 4 से 6 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। सेडिमेंटेशन क्या आ गया, एक टैंक है जिसमें क्या होता है कि टैंक बना के जो वाटर का फ्लो है उसको 4 to 6 आवर के लिए ब्रेक कर दिया जाता है। और 4 to 6 आवर के लिए जब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर को फ्लो को स्टे करेंगे, तो इसमें जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल हैं जो क्योंकि तो जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन होगा इसमें क्या होंगे, वाटर को 4 to 6 आवर के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा था ग्रिट चैम्बर, उसमें क्या होंगे कि जो आसपास जो अपने साथ रेत बहा के लाया है, कंकड़ पत्थर के छोटे टुकड़े, वो केवल स्पीड कम करने से रुक जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे होंगे जो पानी में क्या होते हैं, घुले होते हैं। तो जब 4 से 6 घंटे के लिए उनको छोड़ा जाएगा तो ज़मीन पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन के भी अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि सबसे पहले हमने सेडिमेंटेशन कर दिया, लेकिन अगर उसमें भी एलिमेंट नहीं हुए तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ एडिशनल मटेरियल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। कोगुलेंट यूज करेंगे, जैसे एलम होता है, एलम को यूज कर दिए तो क्या करेगा कि जितने भी हमारे पास जो साइज के छोटे साइज के सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके उस सस्पेंडेड सॉलिड के पार्टिकल का साइज क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएंगे, वो अगेन सेटल हो जाएंगे। तो ये या तो हम इसमें भी जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में पढ़ा था, इसमें दो तरह से हो सकते हैं, या तो प्लेन सेडिमेंटेशन होगा या फिर सेडिमेंटेशन जो होगा वो विद किसके साथ होगा, कोगुलेशन के साथ होगा। ये दोनों के दोनों टर्म्स आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। तो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के थ्रू भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट प्लेन सेडिमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है वो होती है सेकेंडरी यूनिट। इसमें क्या होगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। जो वेस्ट वाटर है उसमें जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसीजर है उसमें क्या करेंगे, बायोलॉजिकली टर्म्स को रिमूव करेंगे। अब ये बायोलॉजिकली टर्म्स कैसे रिमूव होंगे, जो भी साइज होता है उसमें क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 30% होते हैं, 6% सस्पेंडेड होते हैं, और बाकी 65% क्या होते हैं, डिजॉल्व सॉलिड होते हैं। तो जो इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसमें से जितने भी बैक्टीरिया हैं उस चीज़ को रिमूव करने का काम किया जाता है सेकेंडरी में। तो इसके भी अलग अलग तरह से होता है। कैसे, दो मेन प्रोसीजर होते हैं, एक होता है एएसपी और एक होता है बायोलॉजिकल फिल्टर सिस्टम। तो हमें बस ये दोनों यूनिट हैं वो 6 सेम में जब हम इन्वायरमेंटल सेकेंड पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो एएसपी क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। मीन्स क्या होता है कि जो उसमें ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है तो
तो उन बैक्टीरिया के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए फूड डालेंगे। अब वो फूड कैसे होंगे, नॉन पैथोजेनिक, नॉन हार्मफुल होंगे। तो नॉन हार्मफुल क्या करेंगे, उनके लिए फूड प्रोवाइड करेंगे। अब जो बैक्टीरिया को जो नॉन हार्मफुल फूड दिया गया तो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया एक्टिव हो गए, इसीलिए इनको क्या बोला गया, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिव किसके थ्रू हुए, स्लज के थ्रू। स्लज क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास ये बोल सकते हैं कि जो वेस्ट जनरेट हुआ, वेस्ट वाटर में जो ट्रीटमेंट प्लांट से जनरेट निकला हमारे पास सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से या प्राइमरी सेडिमेंटेशन, उसको क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब जब बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, जब तक फूड मिला तो फूड का यूज करेंगे, और जब नहीं मिला तो एक दूसरे को खा के क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है क्या, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर। अगर वहाँ पे हमारे पास स्लज नहीं है तो हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस नहीं कर सकते, हमारे पास कोई उनके लिए फूड नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जो बैक्टीरिया के लिए, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रिकलिंग फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। अब फिल्टर्स क्या होते हैं कि ये फिल्टरिंग करेंगे कि हमारे पास जो भी पानी, जैसे हमारे पास इसका भी दो यूज होते हैं, या तो हमारे पास ट्रिकलिंग फ़िल्टर में क्या करेंगे कि जो हम अलग अलग लेयर्स बना देंगे और वहाँ से पानी को फ़िल्टर किया जाएगा। तो वहाँ से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो फिल्ट्रेशन में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रिकलिंग फ़िल्टर। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जो लास्ट टाइप की ट्रीटमेंट है, वो हमारे पास जो लास्ट यूनिट है ट्रीटमेंट की, वो उसको बोलते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट या फिर एडवांस। हमने क्या पढ़ा था, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्रीलिमिनरी में हमने देखा था, प्राइमरी हमने देखा था, सेकेंडरी हमने देख लिया, और हम टर्शियरी की बात करते हैं। टर्शियरी जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट। एडवांस ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम उसका डिसइंफेक्शन करेंगे। अब वो जो डिसइंफेक्शन करेंगे उसमें क्या होता है कि अलग अलग, हमने अभी तक सारी चीज़ें तो रिमूव कर ली, लेकिन कहीं कहीं ना उस वाटर में कभी नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, या इसके कंपोनेंट होंगे। तो उस चीज़ को यहाँ पे दो अलग अलग मेथड है, उनके थ्रू क्या किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाएगा। अब वो डिसइंफेक्शन के लिए जो मेथड होते हैं, एक एक करके डिस्कशन। सबसे पहले बॉइलिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाटर की, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, अगर कम होगी तो हम वहाँ पे बॉइलिंग सूटेबल होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग क्या होता है, सूटेबल नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। दूसरा होता है बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर, कि हम क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं उस वाटर में जो अभी तक यहाँ तक ट्रीटमेंट होके आए हैं सेकेंडरी तक, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो टर्शियरी की बात होता है। नेक्स्ट होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं। अब क्लोरीनेशन में भी जब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी होगा कि हम प्लेन क्लोरीनेशन कर रहे हैं, कि हमारे पास प्री क्लोरीनेशन हो रहा है, कि पोस्ट हो रहा है, कि डबल हो रहा है, कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे किस टाइप का क्लोरीनेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ये बात करें कि हाँ, क्लोरीनेशन के थ्रू भी क्या हो सकता है, वो उसमें क्या हो सकता है, डिसइंफेक्शन हो सकता है। मीन्स उसको इन्फेक्शन जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्लोरामाइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओजोनाइजेशन हो सकते हैं, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हमारे पास ट्रीटमेंट है। अब इतने ट्रीटमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज का मीन्स अभी तक हमने ये यूनिट पढ़ ली कि जो हमारे पास में बेसिक 4 फैक्टर्स थे, कि 4 फैक्टर्स में क्या था कि हमने कलेक्ट कर लिया, कन्वे कर दिया ट्रीटमेंट प्लांट तक, और ट्रीटमेंट प्लांट में उसका ट्रीट कर दिया। अब लास्ट जो है वो क्या है, डिस्पोजल। तो जब यहाँ ट्रीटमेंट हो गया और जो हमारे स्टैंडर्ड थे उस स्टैंडर्ड में हमें मिल गए, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से जो आसपास की वाटर बॉडीज है वहाँ पे उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये यहाँ तक की आज की बातें थी डिस्पोजल। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप आएगा वो होता है हमारे पास डिस्पोजल, कि हम उसके आसपास की जो लार्ज वाटर बॉडी होती है वहाँ ले जाके डिस्पोज कर देते हैं, पानी को वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम अगर हमारे पास वेस्ट वाटर अच्छा है तो उसका रीयूज कैसे कर सकते हैं और उसका सेविंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।